2 बार ही प्यार हुआ है। ठीक है। एक बार तो बहुत छोटा था तब हो गया था, स्कूल में एकदम बचपन में, मतलब ऐसा प्यार जो कभी हो नहीं पाया, मतलब जिसका कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की को 3rd 4th क्लास में ही ये समझ थी, पता नहीं कैसे वो इतनी समझदार थी कि तुम मुसलमान हो और मैं हिंदू हमारा कुछ नहीं ऐसा करने का। व्हाट। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में, जिसका नाम है पॉडकास्ट अड्डा विद गौतम नैन एंड पुलकित राघव, प्रेजेंट्स बाय नित्याना फार्म्स, टेस्ट द ट्रेडिशन। और आज के हमारे गेस्ट है आलम खान। वेलकम भाई। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बेसिकली आप हो कहाँ से? तो यार मैं शाहजहांपुर नाम का एक शहर है, हाँ। जो कि उत्तर प्रदेश में है, बिजनौर के आसपास। नहीं, हाँ बिजनौर भी पास में ही पास पड़ता में ही है। है। और तो थोड़ा मतलब काफी डिस्टेंस, दूसरा एक शहर है बिजनौर भी, ओके। और शाहजहांपुर एक अलग शहर है। तो मैं वहाँ मैं पैदा हुआ, और फिर मैं पैदा होके फिर 11 साल की उम्र में बॉम्बे आ गया। अच्छा। तो मैं बॉम्बे का भी हूँ और मैं शाहजहांपुर का भी हूँ। मतलब बेसिकली स्टार्टिंग तो 4 साल की उम्र में ही हो गया था। मम्मी ने एक डांस क्लास में डाल दिया था, तो अच्छा। सरप्राइजिंगली अच्छा डांसर निकला। तो कुछ थोड़ा थोड़ा चालू हो गया। उसके बाद फिर 4.5 से 6 महीने डांस करने के बाद शहर में एक कंपटीशन होता था, उसमें फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे। अच्छा। मतलब मेरा एकदम शहर में नाम हो गया था कि वो कोई बच्चा है 4.5 साल का और क्या नाचता है वो। ओके। और फिर वैसे ही फिर उसके बाद तो जितने कॉम्पिटिशंस हुआ करते थे सब में ही पार्ट लेता था, सब में ही फर्स्ट आता था। मतलब अच्छा। 5 सिटी लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर थोड़ा नेशनल लेवल पर जाने लगे, फिर बहुत कुछ ऐसे हुआ। खैर, तो जब डांस के बाद ही, डांस करते करते ही 1-2 साल हुआ ही था, ऐसी कुछ 5.5-6 साल की उम्र रही होगी, तो बराबर में ही ना वहाँ शाहजहांपुर में थिएटर की एक ड्रामा कंपनी थी जो थिएटर किया करती थी, डांस क्लास के बराबर में ही। तो मैं डांस क्लास के बाद है ना अक्सर वहाँ जाके खड़ा हो जाता था और उनको देखा करता था। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। वहाँ उस वक्त नाटक चल रहा था जंगल बुक। अच्छा। तो सब वानर बन के घूमते थे। आई यूज्ड टू लव इट एंड वॉच इट। आई खड़े रहता था, मैं देखते रहता था उसको। तो अम्मी ने मतलब वो, क्योंकि वहीं पर ही हमारा डांस भी था और वहीं था, तो उनकी आपस में पहचान थी। तो अम्मी ने कहा कि ये छोटे बच्चे को कर सकते हैं क्या। बोले ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, और इसके लिए तो हम इसको क्या, हाँ चलिए ठीक है, ये वानर बन जाएगा। तो फिर हमने भाई वैसे शुरू किया। और फिर वो करते करते ना गौतम इतना मतलब उसमें भी इतना इंटरेस्ट आ गया कि मतलब ये हो गया था कि मैंने मेरी जिंदगी के 11 साल लगभग क्या ऐसे बिताए कि मैं स्कूल जाता था। स्कूल से डायरेक्ट डांस क्लास जाता था। अच्छा। डायरेक्ट, क्योंकि स्कूल के बराबर में डांस क्लास थी और घर दूर था। तो स्कूल से डायरेक्ट डांस क्लास जाता था, वहाँ शाम तक डांस करता था 7:30 बजे तक। 8 बजे मेरा खाना लेके डांस क्लास में ही आ जाता था कोई। 8 बजे मैं तो वो थिएटर करने जाता था, 1.5 घंटा थिएटर करता था। 9:30-10 बजे करीब घर आता था। मेरे ट्यूशन वाले सर बैठे होते थे घर में जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे, और 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था, सो जाता था। बस मैंने यही किया है मेरी जिंदगी के 11-12 साल। जो तैयारी का दौर में जो बोल रहा था, तैयारी जो थी वो शैतानी शाहजहांपुर में मिला आपको, जो बच्चा करता है ना इस एज में। हाँ, वो सब नहीं, शैतानी तो साइड बाय साइड, मतलब हाँ लड़कीबाजी मतलब कभी भी गर्लफ्रेंड बनाना या 11 साल में भी स्टार्ट हो गया। एज इन देखो, फर्स्ट सेकंड क्लास में ये इतना तो होश रहता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, मतलब वो वाली एक वो लाइकिंग आई जा। अरे भाई मैं मेरे भांजे को देख रहा हूँ आजकल, तो कब मेरी एक दोस्त है, वो मैं फ्रेंडशिप डे पे मुझे बैंड मानता, छोटा सा है वो। अच्छा। तो मतलब ये चीजें तो आ क्या जाता है हम ही, मतलब, और वो अच्छा भी है यार। मतलब हर एक चीज से इंसान को हर एक चीज को देखना चाहिए। बिल्कुल। ये कैसे क्या है, तो वो एक उस वाली एज में हमेशा बहुत फोकस्ड रहे। और फिर बॉम्बे आके ऐसा नहीं है कि मतलब बढ़िया कॉलेज लाइफ वगैरह भी बढ़िया बिताई, क्योंकि बॉम्बे में आके तो एक्चुअली लोग कहते हैं बॉम्बे आके स्ट्रगल करते हैं, लेकिन लोग ना, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आके स्ट्रगल करना बंद कर देते हैं। अच्छा। वो डाइवर्ट हो जाता है। आप अगर आप नहीं डाइवर्ट नहीं, आप स्ट्रगल करते हो लेकिन आप मेहनत करना बंद कर देते हो बॉम्बे आके। आप जब देख लेते हो ना, यहाँ इतना थोड़ी ना बनता है, यहाँ तो इतना ही करना है। अच्छा।
जब मुझे अभी भी याद है कि मैं खुद मतलब मैं इस चीज़ को जानने के बावजूद इस पर अपने आप को पुश करने के बावजूद कि नहीं तुझे मेहनत करनी है और मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है, उसके बावजूद मैं उसकी आज 1/4 भी 1/4 भी मेहनत नहीं कर पाता हूँ जो मैं जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था कि इंडस्ट्री क्या होती है, कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है, बस वो जो एक जुनून था, पता ही नहीं है कहाँ जाना है लेकिन बस करके गुजरना है कुछ, वो जुनून मैं मिस करता हूँ भाई। तो वो बहुत जरूरी होता है। तो 11 से मुंबई आने का कैसे हुआ? मुंबई किसी यार देखो अब 11 साल तो बहुत ही कम उम्र होती है। अब मेरे अंदर टैलेंट था और ये मेरे अम्मी अब्बा को मैं सैल्यूट करूंगा क्योंकि एक मुस्लिम फैमिली का होने की वजह से और एक छोटे शहर में होने की वजह से इस फील्ड में आना थोड़ा सा लड़की के लिए नहीं लड़कों के लिए भी मुश्किल होता है। पॉइंट ये मानता हूँ। तो बहुत सारे लोग शहर के, क्योंकि मेरे डैड काफ़ी अच्छे मतलब हम लोग ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं शाहजहाँपुर में, तो चाचा वाचा हमारे काफ़ी बड़े डॉक्टर, डैड भी हमारे एडवोकेट हैं और सब मतलब ऐसी डॉक्टर इंजीनियर वाला एजुकेटेड फैमिली वाला माहौल है। तो वही भी लोग कि भाई नचकैया बना रहे हो अपने लड़के को, या कि ये तो बताओ ये तो नाटक वाले हैं, ये तो ये वाले हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई गो बैक देयर तो पीपल लव मी। अब वो ही लोग अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से मिलाते हैं, देखो ये हमारे भाई हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। 11 साल की उम्र में एक्चुअली एक शो आया था, पता नहीं आप लोग को याद होगा नहीं, कलर्स पे आता था चक धूम धूम। याद है यार। चक धूम धूम के लिए मैंने ना लखनऊ पूरे रियलिटी शोज के ना डांस के जब DID भी आया था, तो जब DID सीजन 1 आया था, जब चक धूम धूम आया था, लिटिल मास्टर DID सीजन 1 और चक धूम धूम साइमल्टेनियसली चल रहे थे दोनों, तब हम लोग सिलेक्ट होके लखनऊ ऑडिशन से सिलेक्ट होके मैं बॉम्बे आया था। बॉस्को सीजर जो कोरियोग्राफर थे वो मुझे सिलेक्ट करके यहाँ लेकर आए थे। और आज अगर शायद वो मुझे सिलेक्ट करके नहीं लाए होते तो मैं कभी बॉम्बे नहीं आया होता। अच्छा, वो जो वहां से शाहजहाँपुर से मतलब शाहजहाँपुर में मैं बहुत ही अच्छा डांसर था, मुझे पता चला कि एक ऑडिशन चल रहा है रियलिटी शो का लखनऊ में। अम्मी को पता चला, अम्मी मुझे लेकर गई वहां तेरा भाई नाचा, बढ़िया नाचा। तब सरोज मैम भी जिंदा थी, सरोज मैम ने मेरा ऑडिशन लिया था, सरोज खान ने बहुत तारीफ करी, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया भाई, लेके आ गए, बॉम्बे आए, बॉम्बे देखा, बॉम्बे पहुंचे, क्रेजी अलग ही माहौल चल रहा है यहाँ। तो सब हमारी टीचर्स भी, एक तो लाइफ में पहली बार कोई फॉरेनर देख रहे हैं, वो भी हमारी टीचर है भाई, स्कारलेट मैम, जेनिफर मैम और एबी मैम, और सब वर्ल्ड क्लास डांसर्स हैं। एक डिजी सर आए हुए हैं, वो बी बोइंग में वर्ल्ड में नंबर 1-2 पर आते हैं, वो अलग ही वहाँ कुछ कर रहे हैं, वो सर पे 50-60 बार घूम जा रहे हैं, और वो कुछ तो भी क्रेजी माहौल चल रहा है भाई, हम देख रहे हैं। मैंने कहा सही है, अब तो बढ़िया है। फिर खूब मेहनत करी, करते करते अच्छा यहाँ किसी को पता नहीं था कि मैं थिएटर भी करता हूँ, तो मेरे ना थिएटर करने की वजह से ना क्या होता है, जब आप कोई चीज करते रहते हो तो अब मेरे सब मसल्स एक्टिवेट हो गए। अब मैं रिएक्शन भी देता हूँ ना, तो ये सब इनका काम मालूम है कि इनको क्या देगा। वो डांस करते करते भी होता था, अपना काम मालूम है उनको कि कहाँ पर क्या दे देने का। तो लोगों को कलर्स वाईकॉम 18 है, और वाईकॉम 18 के और भी शो सीरियल वो सब कुछ चलता है। तो भाई उनके पास फोन आए कि ये लड़का क्या एक्टिंग भी कर सकता है। तो फिर मुझे उस शो से ही 1-2-3 शोज मिल गए थे ऑलरेडी। सुनो हाँ भाई पूरी बात, 2-3 शोज मिल गए, इसमें इसके आगे भी एक कहानी है। 2-3 शोज मिल गए, उसके बाद शो खत्म हुआ चक धूम धूम, एक शो किया, और एक शो करके ऐसा हुआ कि 6ठी क्लास में था मैं शायद, कि अरे बोले पढ़ाई खराब हो रही है, सबको सबने ऐसा बोलने लगे कि पढ़ाई खराब हो रही है, वापस चले गए भाई। अच्छा। और वापस जाके जो फिर 1 साल बाद जो वापस आए ना, तो कुछ भी मतलब बॉम्बे का तो ऐसा है कि भूल जाते हैं। ऐसा है ना भाई, बॉम्बे का और इंडस्ट्री का एक उसूल है जो बहुत बचपन में सीख लिया था, कि दोस्त जो दिखता है वो बिकता है। आप अच्छा काम करो, अच्छी जगह काम करो, अच्छा काम दिखाओ, आप दिखोगे, आपको लोग देखेंगे तो आप बिकोगे। बिकने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, आपको काम मिलना है। मेन तो भाई यहाँ काम मिलना है, क्योंकि इतना स्ट्रगल, इतना, अब मैं आपको बताऊं, आज टचवुड
अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले करम से एक साथ बहुत सारे शोज आते हैं, लेकिन मेरे पास अपने पास भले ही गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं रोड पे निकलता हूँ, मुझे अगर 4 लोग भी आके मिलते हैं ना, तो वो इतने जेन्युइन लोग होते हैं जो आके कहते हैं, उनमें से अक्सर तो लोग फोटो भी नहीं खिंचाते हैं, क्योंकि वो उस टाइप की जनता है ही नहीं, वो बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही मतलब एकदम अपनी लाइफ में मचाने वाली जनता, जो बस आके कहती है भाई मजा आ गया भाई, क्या यार, क्या शो का काम नाम किया और क्या शो है यार। तो मतलब ऐसा काम करने में बहुत ही खुशी होती है, और इससे जो इज्जत मिलती है वो कमाई है, क्योंकि ले भाई बहुत कुछ देख लिया, ऐसा दौर भी देख लिया जब साल भर घर पे बैठे रहे, जब एक दिन काम नहीं मिला, लोगों को फोन कर करके काम मांगा तो भी काम नहीं मिला, कि भाई मेरा ऑडिशन ले लो यार इसका, नहीं इस कैरेक्टर के लिए तो किसी और को ऑडिशन, और अब चॉइस है और ऐसा वक्त भी देख लिया भाई कि पूरे हिंदुस्तान में पोस्टर लगे हुए थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, ऊपर वाले ने ये टाइम नहीं दिखाया। तो ये सब देखने के बाद दोस्त ये बात समझ में आई, ना तो पैसा, ना तो उड़ना, ना तो कुछ भी, सिर्फ आप जाओ अच्छा काम करो और अपने आसपास के लोगों को राजी रखो, क्योंकि जो आपको ऐसे करते हुए मिलेंगे ना, वही आपको ऐसे भी करते, सही बात। तो बिल्कुल ही मतलब फोकस रह के ईमानदारी से अपनी जिंदगी और अपना काम करना चाहिए इंसान को। उसके बाद फिर मैंने ये शो किया था छोटे मियाँ करके, एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो था कलर्स में। तो उसमें मुझे मतलब उसमें भी बहुत बढ़िया सीन था, उसमें सेकंड आया था, रनर अप था उसका मैं। अच्छा। छोटे मियाँ का सचिन पिलगांवकर और महिमा चौधरी, अच्छा। वो भी कलर्स पे आता था, फॉर्मेट शो था वो इसी तरह का, लाफ्टर चैलेंज टाइप का। यस ना, बच्चों का स्टैंड अप कॉमेडी का शो था। फिर वो किया, फिर उसके बाद डिज्नी करने लगा था मैं। अच्छा। तो डिज्नी पे मेरा एक शो था शेक इट अप मुंबई करके। अच्छा। यार भाई उस शो की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग, मतलब वो तो अब मेरे ख्याल से 2 साल से वो शो उन्होंने बंद किया है, नहीं तो 8-9 साल जैसे जैक एंड कोडी नहीं, जनरेशन बाय जनरेशन बचपन में देखते थे कि एक दौर आता था कि WWE का 2 साल है और 2 साल ये इसका डिज्नी का है, तो वो मेरा शो रिपीट पे भाई लूप पे बच्चों ने देखा है, मतलब अच्छा। उसमें मेरा, और वो उस वक्त मेरे लिए चैलेंजिंग कैरेक्टर था, क्योंकि मैं यूपी से आया हुआ उस वक्त लड़का था, मेरे एक्सेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिसमें यूपी स्लैंग पकड़ता था, होता है, और मुझे टिपिकल बॉम्बे का लड़का प्ले करना था उसमें, एकदम ए भाई क्या बोल रहा है, उन चिमन चाय की चुस्की लेके आ रहा है, ऐसा मतलब इस टाइप का कैरेक्टर था। अ गाय हु इज वेयरिंग हेडफोन्स, और जो कि अपने स्कूल में सब ईयरफोन सब बेचता है, सब जुगाड़ है उसके पास, एकदम बढ़िया उसका मतलब हिसाब किताब सही चल रहा है उसका, सब सेट रखता है वो, सबको जानता है, प्यून से सेटिंग है उसकी, तो मतलब बढ़िया कुराफाती कैरेक्टर था। तो वो मैंने उस वक्त किया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब डिज्नी करते करते फिर अचानक से मैंने महाभारत कर लिया था भाई। महाभारत में यंग दुर्योधन बना था, इमेजिन वाला, स्टार प्लस वाला। मैंने बहुत ही मेहनत से काम किया था उस वक्त, मुझे याद है कि हम इतनी मेहनत से वो शो में काम किया था कि एक दिन कोई ऐसे मेरा और भीम का फाइट सीक्वेंस था, तो हम लोग एक जंगल में रियल लोकेशंस पे सब शूट कर रहे थे, वहाँ सिर्फ वो सब हाथी गेट वगैरह उन्होंने बनाया था। ये शूट कहाँ पे चल रहा था? ये उमरगांव में चल रहा था। तो हमने जहाँ पर हमने फाइट करी, और फाइट करने के बाद ना हम खड़े हुए, मेरी पीठ से और भीम की दोनों की पीठ से ना खून गिर रहा था। अच्छा। कट लगे हुए हैं पूरे में, कहीं से खून आ रहा है। ऐसा क्या हो गया? तो पता चला कि जो घास थी नीचे, उस घास में कांटे थे जिसमें हम लोग लेट के कुश्ती कर रहे थे, और हमको मतलब हम इतने डेडिकेटेड थे उस वक्त काम के लिए, पता ही नहीं लगा, हमें पता ही नहीं चल रहा था भाई। उस शूट के 3 महीने मैंने शूट किया था, और अगले 3 महीने तक तो मुझे फरमे का टीके का निशान रहा था सर पे। वो टीका लगाते थे, और इतनी टैनिंग हो गई थी कि टीका बन ही गया था। 15 दिन बाद तो दादा को फरमा भी नहीं लगाना पड़ता। अरे लाओ, ऐसा ही बोले मार्क बन गया है तुम्हारे, तो फरमा अपने आप ही बना हुआ है। अच्छा। हाँ, और मैं मरते मरते बचा था महाभारत में। मैं तो जो हमारे एक्शन डायरेक्टर थे राम शेट्टी जी, और हमारे बहुत ही क्रेजी लोग काम कर रहे थे यार उस शो पर। थॉमस सर करके थे हमारे जो डीओपी थे, उन्होंने क्या क्या फिल्में करी हुई है, बाजीगर वगैरह उन्होंने करी हुई है। एकदम क्रेजी माहौल था भाई, एकदम पहली बार टीवी में रेड वेड कैमरे यूज हो रहे हैं, एकदम शाम को 5 बजे शूटिंग, 5 बजे लाइट ही नहीं है, शूटिंग ही नहीं हो रहा है, मजे में एकदम। और फार्म हाउस पे रुके हुए थे बढ़िया, वहाँ पूल, स्नूकर, स्विमिंग पूल, सारा मतलब क्रेजी व्यवस्था थी भाई, क्रेजी व्यवस्था, हाई बजट, एकदम हाई बजट मामला चल रहा था।
तो भाई शूट लगा, और शूट था, भीम को ना दुर्योधन ना जहर देता है खीर में और खिलाता है उसको। हाँ। सुदेवंशी। तो हाँ, तो ना, तो एक रिवर के बीच में उन्होंने सेट लगाया, पानी के बीच में एक उन्होंने ऐसे पंडाल टाइप का बनाया, और जो कि 15 फीट गहरा रिवर है, 15 फीट गहरे में एक उन्होंने वो खड़ा किया, फिक्स का एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब वहां पर क्या था, मैंने भीम को जहर दे दिया, भीम मर गया, और मेरे को ना भीम को लेके ना 6 फीट की हाइट है उसकी, 6 फीट की हाइट है, भीम ना मेरे पे लदा हुआ, भीम है हमारा, भीम है। अच्छा। 110 किलो का है भीम, 110 किलो का भाई, ये समझ लो 110 किलो, 13 साल का बच्चा 110 किलो का। उसको मैंने ऐसा उठाया हूँ, और राम शेट्टी सर ने पूछा क्या तू करेगा, बोला हाँ करूँगा, मतलब इसको स्विमिंग आती है, मेरे को बचा लेगा। और 3-4 स्विमर लगा दिया आसपास, और मैं बोला, उन्होंने बोला कि पक्का आती है ना, तो मैंने बोल दिया हाँ, बोला हो जाएगा ना, आप टेंशन नहीं, तो मैं ही करूँगा, मेरा मन है करने का। तो मैं भीम को लिया, मैंने ऐसे पकड़ा, और ना यहाँ पर जिमी जिप लगा हुआ है, और भीम को लेके ना मैं ऐसे, ये ऐसे शॉट लगा, भीम को लेके मैं ऐसे कूदा, और मैंने ना उठा लिया भीम को, उठाया उसको, और जंप मार के ना ऐसे अंदर कूदा, तो भीम के वेट की वजह से ना भीम को पकड़ा हुआ था, बहुत डीप चला गया। और भीम साला, भीम है 110 किलो का, लेकिन भीम है स्टेट लेवल का तैराक, अच्छा स्विमर। भीम नीचे गया, भीम ऊपर आया, भीम निकल गया भाई, अपन नीचे जाके ऊपर आए, तो स्विमर भी थे वहां पर। खैर अपन नीचे जाके ऊपर आए, इतनी देर में ट्यूब फेंक दिया गया था, मैंने ट्यूब पे हाथ रखी, पता नहीं गौतम क्या हुआ, टायर ना ऐसे हो गया शायद, उधर से ना किसी के हाथ से रस्सी छूट गई, ढीली हो गई है फिर, तो टायर ना छूट गया। उसके बाद टायर नहीं आया मेरे हाथ में, फिर मेरे को घूते लगने चालू हुआ, कप्पू कप्पू। तो आप पानी पी लिया हो मैंने, कोई ना तैराक वैराक कोई बचाने ही नहीं आ रहा है, सब भाग गए वहां के जो लोकल तैराक लगाए थे। तो राम शेट्टी सर के एक असिस्टेंट थे, नागर भाई करके, नागर भाई टी शर्ट उतार के भागते हुए आए हैं और कूद गए, और वो मेरे पास आए हैं भाई, और बस वो मुझे मिले हैं। ये कुछ है, ये पूरा सब कुछ एक 15-20 सेकंड में हो गया है जो मैं बता रहा हूँ। और वो 15-20 मिनट ऐसे लग रहे होंगे, 15-20 सेकंड आज तक याद है, आज तक याद है मुझे, कैसे गोते लग रहे थे। मतलब वो नागर भाई आए हैं, मैंने उनको पकड़ा है, वो ऊपर आए हैं, तो ऊपर आके ना मेरे नाखूनों में नागर भाई की ना खाल भरी हुई थी, इतनी टाइट ग्रिप थी। नहीं मतलब मैंने नागर भाई को नोच दिया था पूरा ऊपर से नीचे तक, क्योंकि जब कोई आदमी डूब, कहते हैं ना डूबते को बचाने जाओगे तो खुद भी डूब जाओगे, तो बस वो मुझे किसी तरह बचा लाए, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी मेरे से, और मैं छोटा था, वरना मैंने मतलब उनको पूरा ऐसे एकदम वो कर दिया था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ना। ऊपर आया, फिर उसके बाद फाइनली खैर वही फिर शॉट यूज। क्या एज थी तभी आपकी? मैं था ऐसी 13-13 साल का था। अच्छा। भाई, और उस शॉट में भी भीम ने बहन जो आंखें नहीं बंद करी थी, भीम मरा हुआ, भीम मरा हुआ है, और भीम की आंखें खुली हुई है उस शॉट में भाई। अरे रीटेक का बोला था फिर? नहीं फिर रीटेक तो क्या, फिर वो वैसी शॉट किसी को समझ में नहीं आया वो आज तक। आंख खोल के भी मरते हैं लोग, आंख खोल के भी मरते हैं। मतलब भीम ने ना एक बार आंख झपका ली है उसने, जब उसको फेंकने जा रहा हूँ ना, तो भीम को हल्का सा एक झटका सा आ गया है, और भीम ने ऐसे, अरे होश आ गया, होश आ गया। भीम तो मर चुका है ना भाई, जहर दे दिया भीम को। भीम माना नहीं, भीम ने थोड़ा सा टिचकी दे दिया उसने भी। खैर फिर ये सब कुछ। कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट बताओ जहां तुम्हें लगा कि हाँ अब मेरा थोड़ा बूम अप हो गया काम। किस शो में आपको लगा ऐसा? अच्छा, ऐसा तो यार बचपन से ही लगता है लेकिन फिर उसके बाद फिर कुछ और अच्छा आ जाता है, फिर लगता है इसमें मतलब फिर कुछ और अच्छा आ जाता है। आई थिंक वो तो वही, इसी बात को मैं मतलब बहुत थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कुछ ऐसा बूम बूम जैसा है नहीं यार। अच्छा, अब आपको ये बताऊं कि एक थोड़ी सी डार्क बात बताता हूँ। बिल्कुल बताइए। मैंने वो डिज्नी का शो किया था जब बहुत छोटा था, तो तब भी मैं रोड पे निकलता था ना, तब भी लोग मुझे पकड़ के फोटो खिंचाते थे, और मतलब लोग पहचान लेते थे, पकड़ लेते थे, पर फिर वो उसके बाद भूल जाते थे, क्योंकि उन शोज की वैसी मार्केटिंग नहीं थी, या जो भी XYZ जो भी रीजन था। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कोटा फैक्ट्री सीजन 1 के बाद भी
बहुत सारे लोग जानते थे। कोटा फैक्ट्री मैं बोलूंगा एक तरह से कि बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट, मतलब जिस तरीके से आप आ रहे हो उस तरीके से मैं बता दूं तो कोटा फैक्ट्री ओके जो एक आप बोलोगे कि हाँ भाई लोगों ने मतलब हाँ एकदम लोग ऐसे हो गए कि भाई हाँ के वो के लोग समझने लगे कि नहीं भाई कुछ तो दम है, तो वो तो कोटा फैक्ट्री। लेकिन उसका कैसा है ना भाई कि बहुत सारे रोल उससे पहले भी किए जो कि बहुत बहुत हिट हुए और लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने पसंद किया। लेकिन अभी नेटफ्लिक्स ने सीजन 2 जब आया तो नेटफ्लिक्स पर जब वो शो गया तो नेटफ्लिक्स ने बहुत मार्केटिंग, बहुत ब्रांडिंग अच्छी उसकी, बहुत ब्रांडिंग अच्छी, पूरे देश में पोस्टर लगे। बिल्कुल। तो उस चीज की वजह से क्योंकि तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोह माया हो गया है मेरे लिए, क्योंकि मैंने मैं तो बहुत बार देखा मैंने ये अच्छा कर देना एक कैरेक्टर को और लोगों का उसको पसंद आ जाना, या किसी शो का पसंद आ जाना लोगों को। लेकिन ये जो मार्केटिंग के बाद ये जो लोग मतलब वो करने लगे कि क्या हो गया है ना, ऑडियंस को ना कुछ एक जनता ऐसी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि जिनको फीड कर दिया जाता है दिमाग में कि ये देखो ये देखो। ब्रांडिंग का काम ही है, हैमरिंग करते बार बार, देखो ये देखो ये अरे ये ही देख। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए वो हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा सिर्फ यही फोकस रहता है कि मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ बस, और बहुत ही अच्छा कोई कैरेक्टर प्ले करना चाहता हूँ बस। अब वो उसका क्या हो प्रोडक्ट का, क्योंकि यार मेरे लिए सारे ही प्रोडक्ट अच्छे हैं। 100 लोग 3 महीने सुबह उठ रहे हैं, रात तक मेहनत कर रहे हैं, फिर घर जाके सो रहे, फिर सुबह उठ के आ रहे हैं, तो इतनी मेहनत करके तो एक कोई भी चीज़ इतनी मेहनत करके तो बनती है यार गौतम। सही बात है। फिर उसको क्या वो करना कि भाई ये खराब है और ये अच्छी है, या मुझे ये नहीं करना है। तो कोटा फैक्ट्री मिली कैसे, इसका प्रोसेस बताओ। इसका हाँ यार मिली तो ऑडिशन देके। हाँ। मैंने इसका आराम नगर जो एक जगह है बेसिक ऑडिशन देने के लिए, वहाँ पर एक कास्टिंग एजेंसी है जो कि इसकी कास्टिंग कर रहे थे। तो मैंने एक 2017 में ना जीतू भैया जो है, जीतू और मैंने एक फिल्म करी थी चमन बहार नाम की, वो नेटफ्लिक्स पर। तो जीतू और मैं तब से एक दूसरे को जानते थे, और तब मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट इज टीवीएफ। तब YouTube पे था शायद। आई जस्ट ऑडिशन फॉर दिस कैरेक्टर कोटा फैक्ट्री करके, और उसमें ना स्क्रिप्ट में जीतू भैया करके जिक्र था। ये जीतू है, मैंने ये जीतू जितेंद्र है क्या? तो बोले हाँ मतलब वो शायद ये कैरेक्टर कर रहे हैं, और वो टीवीएफ का शो है। तो फिर देन आई वेंट बैक होम, आई सॉ टीवीएफ का इंस्टाग्राम पेज, मैंने कहा अच्छा वीडियोस बनाते हैं लोग, कुछ इस टाइप का है। फिर मैंने जीतू को मैसेज किया, मैंने कहा जीतू, मैंने कहा कि क्या कुछ ऐसा शो आप कर रहे हो क्या? बोले हाँ ब्रो कर रहे हैं। बोले बट मतलब मैंने कहा मैं आई ऑडिशन फॉर दैट कैरेक्टर। तो उसने बोला कि यार ऑडिशन क्या, तुमको तो यू वर द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर दैट कैरेक्टर फॉर उदय इन कोटा फैक्ट्री। मतलब उनको तुम ही से करवाना था, लेकिन उनको क्या है, वो अभी सोच रहे हैं कि तुमने एक ऑलरेडी एक शो किया हुआ है लाखों में एक, जिसमें चुड़ैल नाम का कैरेक्टर एक प्ले किया हुआ, और वो शो और कोटा फैक्ट्री ऑल द वे डिफरेंट शोज हैं दोनों, मतलब हैं एक ही मुद्दे पर, लेकिन वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट शोज हैं। तो इस चक्कर में शायद वो सोच रहे हैं कि वो करें या नहीं करें। मैंने कहा अच्छा, फिर क्योंकि उस वक्त ऐसा होता था कि किसी ने किया हुआ है तो फिर वो नहीं, मतलब नहीं, मैंने दिमाग में सोच लिया था कि नहीं होगा अब तो, ये तो क्या ही करना है, मतलब तो हटा दो। उसके बाद फिर अचानक से 1 महीने बाद मतलब दे कॉल्ड मी कि भाई करना है ये वो, और भाई हमने करना शुरू किया, हमारी रीडिंग चालू है, एपिसोड रीड करने शुरू किए डायरेक्टर के साथ, उसके डीओपी सब बैठे हम लोग सब, भाई रीडिंग सब हुई 25 दिन तक सब हुआ। शूट्स पर जाने वाले हैं 3 दिन में, पूरी कास्ट चेंज कर दी उन्होंने, सब चेंज, पूरी कास्ट। वो मयूर मोरे जो एक्टर है वो 3 दिन पहले आए हैं, रंजन राज जो मीना बना है उसमें, वो एक कैमियो प्ले कर रहा था, छोटा सा रंजन। और बिकॉज द मीना, जिस मीना को उन्होंने पहले बुलाया था जो प्ले करने वाला था, उसका वर्कआउट उसका वो नहीं वैसे कर पा रहा था जैसे चाह रहे थे, तो ये जो एक कैमियो कर रहा था, इसका ऑडिशन उन्हें पहले से बहुत पसंद। इन्होंने कहा कि इसे ट्राई करते हैं एक बार, मीना में मौका दे के देखते हैं रंजन को, और रंजन ने फाड़ दिया एकदम, बिल्कुल। तो ये सब मतलब ये ऐसा हुआ, मतलब सिर्फ मैं एक वाहिद आदमी था, मैं एक अकेला आदमी था जो कि चेंज रिप्लेस नहीं किया, जैसे तो भाई
और जीतना था जीतू भैया, तो जीतू इज फ्रॉम द कोर टीम ऑफ, मतलब उस वक्त थे, अब तो नहीं है वो टीवीएफ के साथ, तो उस वक्त वो टीवीएफ के साथ ही काम करते थे, और उनकी मतलब वो उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में थे वो, और वहीं से ही वो सब चालू हुआ था टीवीएफ, और वो वैसे ही आगे बढ़ के आया। बहुत सारी इंसाइट्स हैं यार, क्या क्या बताऊं तुम लोगों को। पहले शो कलर में आने वाला था, फिर ये डायरेक्टर का डिसीजन था शो शूट पर जाने से एक दिन पहले कि नहीं मुझे ये शो ब्लैक एंड वाइट बनाना है, क्योंकि उसका और मेरा एक ऐसे वो था रीजन कि भाई बिकॉज बुक्स, हम लोग का ऐसी एक जोक स्टार्ट हो, बिकॉज बुक्स आर ब्लैक एंड वाइट तो हमारा शो भी ब्लैक एंड वाइट होगा, क्योंकि किताबें ब्लैक एंड वाइट होती है भाई, आप देखो तो हमारा शो ब्लैक एंड वाइट हो। और प्लस क्या है, इट शोज, उसको ब्लैक एंड वाइट करने का भी बहुत बड़ा एक रीजन था, बिकॉज इट शोज द मोनोटनी ऑफ कोटा। आप एक बार जब आप कोटा शहर में घुसेंगे ना भाई, और आप एक स्टूडेंट की तरह घुसेंगे ना, आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, नहीं मतलब आप बहुत अच्छे भी हो अगर पढ़ाई में, तो भी आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है यार। पहली बार घर छोड़ के आने का प्रेशर, पहली बार अकेले रहने का प्रेशर, टट्टी नहीं निकलती है भाई अंदर से, इतना प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर वहाँ। मतलब मैंने देखा हूँ ना 2x2 के कमरे में कैसे वो रह रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और सिर्फ पढ़ रहे हैं। बहन चोद, सुबह में भी बच्चे जाते हुए दिखते थे और रात को भी बच्चे जाते हुए दिखते थे पढ़ने के लिए, तो मतलब है थोड़ा सा, मतलब टफ तो है। तो ब्लैक एंड व्हाइट तो कुछ दिन के लिए हो जाती है जिंदगी, और जैसे जैसे बच्चा सेटल होने लगता है वैसे वैसे आते हैं कलर आते हैं जिंदगी भाई की जिंदगी तो बहुत कलरफुल थी भाई। कायदे में तो मैं मतलब मेरा तो ये भी सजेशन था उनको कि उस सिर्फ उदय के कैरेक्टर को पूरे शो में सिर्फ कलर में रखो, क्योंकि भाई जी रहा है यार, फ्रिज व्रिज है लौंडे के पास, बढ़िया गर्लफ्रेंड है, एकदम क्रेजी मचा रहा है यार। उदय तो अलग था भाई। उदय आई टेल यू, उदय को लोग इतना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उन 3 कैरेक्टर का ऐसा है ना, मीना जैसा सबका एक दोस्त होता है। मीना जैसे कम है, वो बहुत कम लोग होंगे जो मीना से मतलब एक अलग टाइप की जनता है जो मीना से रिलेट करती होगी, और पसंद सबको होगा मीना, क्योंकि मीना के जैसा हमारा हर कोई एक दोस्त होता है जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। वैभव जो है वो उसको हम देखते हैं कि हाँ यार, मतलब वो एक हीरो नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी कहीं ना कहीं उसकी तरह होना चाहता है कि हाँ मतलब ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा मतलब इसके आसपास चीजें अराउंड घूम रही हैं, तो ये कैरेक्टर। लेकिन मेरा जो कैरेक्टर था वो लोग होते हैं जैसे कि लोग मतलब लोग आके थे भाई मैं तू ही था, भाई मैं तू ही था, लोग अपने अंदर ढूंढ लेते हैं मेरे को, और लोग मेरे से ऐसे आके मिलते हैं जैसे मुझे सालों से जानते हैं भाई। बिल्कुल कैसे हो, मैं देख कौन है, हेलो कैसे हैं आप, लोग मतलब बहुत ही ऐसे जानने लगे हैं, मतलब लोग वो वाली वाइब कैच करते हैं। बिल्कुल। इतना टाइम हो गया आपको मुंबई में काम करते करते, खूब सारे शोज करे, तो गर्लफ्रेंड भी खूब सारी बनाई होगी यार। मतलब सही बताऊं तो बहुत साल तक ना टाइम नहीं मिला, मतलब ऐसा ये जैसे कि बताया बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहा, और फिर वही काम में, और फिर शूट पे, और फिर शूट पे भी यार मैं बहुत छोटा होता था और लड़कियां सब बड़ी होती थी। मतलब मेरी अभी 11-12-13 साल के बच्चे की कोई हीरोइन नहीं है ना यार, बड़ी बहन ही है या मम्मी है या बुआ ही है, तो भाई अपन परेशान चल रहे थे बचपन से। फिर स्कूल गए, मतलब मैंने स्कूल वाली लाइफ नहीं देखी यार, जेन्युइनली बताऊं तो 9th 10th से ही देखी है, भी देखी है, क्योंकि उसके पहले तो करेस्पॉन्डेंस ही कर रहा था, सिर्फ एग्जाम्स देता था। मैं एज एन एक्टर आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन है इतने सालों में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी किरदार करता हूँ ना, और उसके साथ एक महीना बिताता हूँ ना, तो वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ जाता है मेरे अंदर। और मैं आज जो कुछ जो एक आलम आपके सामने खड़ा है ना, आज से 8 साल पहले वो अलग था, आज 8 साल बाद वो आलम भी है, और उसके बाद हर एक कैरेक्टर का मिक्सचर है ना, उसका कुछ ना कुछ है मेरे अंदर। जैसे पता है क्या भाई, और बुरी आदतें वो ये किया था चमन बाहर, मैं वो अलग गुंडा बन गए। पान इज माई गिल्टी प्लेजर ब्रो, आई स्टिल गो एंड हैव पान समटाइम्स, क्योंकि मैंने इतना पान खाया है ना महीना भर उधर, इतना पान खाया है ना। अभी मैंने रिसेंटली एक फिल्म करी है भोपाल में, जिसमें मेरा कैरेक्टर है एक, हम 70 का जमाना दिखा रहे हैं, समझ रहे हो, और फुल वही पुराना जमाना, और मेरा कैरेक्टर गुटखा खाता है उसमें। भाई मैंने 20 दिन इतना गुटखा खाया है ना कि उसके 6 महीने बाद तक मैं गुटखा खाता था। अच्छा, मतलब पान मसाला खाना शुरू कर दिया, मतलब उसके इफेक्ट्स इतने हो जाते हैं ना कैरेक्टर के, वो करते करते
कि आप उस चीज को मतलब Enjoy करने उसको, हाँ, फिर मेरे को उसको वो करके खत्म करना पड़ता है कि नहीं ये निकालो, बट वो इमोशनल इम्पैक्ट्स तो उसके रह ही जाते हैं जो कैरेक्टर के होते हैं। तो जब मैं कोटा फैक्ट्री कर रहा हूँ और कोटा फैक्ट्री के बाद 6 आने वाले जो 6 महीने होंगे वो कैरेक्टर करने के बाद 6-8 महीने तक मेरी वो थोड़ी सी चलती है उदय भाई वाली, मतलब उदय भाई। थोड़ा सा मतलब वो एक आ जाए, गर्लफ्रेंड तो नहीं रहती है ऑफ कोर्स क्योंकि सिंगल है भाई, तो बट एक वो चलती है, मतलब थोड़ा सा। नहीं, गर्लफ्रेंड तो हो, बनती तो होगी। ये बता रहे थे ना कटा मेरा, वो जानना कटने है। वाला बताओ ना। यार ज्यादा कभी 2 बार ही प्यार हुआ है। ठीक है। एक बार तो बहुत छोटा था तब हो गया था, स्कूल में एकदम बचपन में, मतलब ऐसा प्यार जो कभी हो नहीं पाया, मतलब जिसका कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की को 3rd-4th क्लास में ही ये समझ थी, पता नहीं कैसे वो इतनी समझदार थी कि तुम मुसलमान हो और मैं हिंदू हूं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैं व्हाट शिटी इज इट ब्रो, आई मीन 3rd क्लास में कौन बोलता है ये, मैं हद सोचता हूँ। मैंने उस वक्त बहुत बीटी लिया मेरे दिल पे, बोला हाँ यार, बोला कुछ नहीं हो सकता भाई, बोला क्या चल रहा है यार ये। उसके बाद फिर दूसरी वाली भाई, दूसरी वाली से ऐसे कटा के दूसरी वाली ने पहले दिन मेरे से खुद सामने से आके बात करी थी कि हेलो, आई हैव सीन योर शोज, यू लुक वेरी नाइस इन दैट एड, आइडिया एड, नो थैंक यू, कैन वी बी फ्रेंड्स। समझ रहे हो भाई, वो समझ रहे हो, एक ट्रैप आ रहा है दूर से भाई। वो बातचीत हुई, हफ्ते भर दोस्ती हुई, फिर बढ़िया हम स्कूल जाने आने लगे साथ। सुबह में बस मिस कर दिया करता था, और ना बस मिस कर दिया करता था, और अपने स्टॉप से, मेरे स्टॉप के बाद उस लड़की का स्टॉप आता था, तो मैं अपने स्टॉप से बस मिस करके, हाँ बस नहीं चलते हुए पैदल हाँ चलते हुए जाके उसके स्टॉप पे जाके खड़े रहता था कि आज बस यहाँ से लेंगे तो फिर वो आती थी, बस उतना ही वो मूवमेंट होता था पूरा, कि वो आती थी, वो कहती थी हाय, और फिर बस में, अब वो बस एक वो मूवमेंट की बात थी। अब मैं बताऊंगा, ये मूवमेंट भी बिल्ड हुआ है। बस में बैठते थे, पहुंच जाते थे, और मैं मतलब क्योंकि एक एक्टर था, प्यार हुआ कभी नहीं, लेकिन मैं बहुत आशिक मिजाज आदमी रहा हूँ। मुंबई आने के बाद, फेमस होने से पहले और अब फेमस होने के बाद फाइनेंशियल कंडीशन में क्या चेंज आया है? पहले कैसी थी, अब कैसी है? भाई ज़्यादा कोई डिफरेंस ऐसे आता नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं कुछ मेरे से भी ज़्यादा सक्सेसफुल आजकल तो मुझे लगता है सिर्फ भाई इंस्टाग्राम पे जो लोग मचा रहे हैं, वही कमा रहे हैं, महंगी गाड़ियाँ और बढ़िया उनका हिसाब किताब चल रहा है। और एज एन एक्टर तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि हम जो काम कर, अब क्या हो जाता है ना, जब आप, मुझे सिर्फ जो किरदार या जो कहानी अच्छी लगती है मैं वो करता हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है, जैसे मेरा करने का मन होता है। मतलब कहानी और किरदार सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं जिसमें जान डाल पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसकी जिम्मेदारी मैं मेरे ऊपर ले सकता हूँ, मैं वो कैरेक्टर्स लेता हूँ। तो ऐसा करने की वजह से ये जिम्मेदारी मतलब जो मैं लेता हूँ, ये मैं कम ले पाता हूँ अब साल में, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। मैं एक जैसा काम नहीं करना चाहता हूँ, और वैरायटी ऑफ काम करना चाहता हूँ, अलग अलग टाइप के कैरेक्टर प्ले करना चाहता हूँ। तो अब क्या हो गया है, नंबर ऑफ डेज शूटिंग के कम हो गए हैं साल में। तो पहले नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हुआ करते थे जब टीवी करते थे, और तो बैलेंस हो जाता है यार। तो ऑडिशन का टाइम होता है, आप जैसे आपने इतना काम कर लिया है, तो अभी ऑडिशन का जो प्रोसेस होता है वो सेम है आपके लिए या अलग हो गया है? यार काम पाने का इंडस्ट्री में एक ही तरीका है ऑडिशन। अच्छा, ठीक है, और ऑडिशन का प्रोसेस मेरे लिए क्या, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ही चेंज हो गया है आफ्टर कोविड। बिफोर कोविड बॉम्बे का एक माहौल था, बॉम्बे में स्टार्स के हिसाब से हर 6ठा आदमी एक्टर था, और ऑडिशंस में 200-300 लोग की भीड़ लाइन लगी होती थी, बिल्कुल हम जाते थे फिट नॉट फिट करके, उसमें कास्टिंग तो देखता भी नहीं है, नॉट फिट करते हुए वो चला जाता था, इतनी भीड़ होती थी। तो अब मुझे लगता है कि अब शायद बेहतर काम भी हो रहा है, लेकिन उसके अब हर एक चीज के जहाँ अच्छा होता है वहां बुरा भी होता है। अब क्या हो गया है, अब पोस्ट कोविड वो जाके ऑडिशन देने का कल्चर ही खत्म हो गया। ऑनलाइन जिसको ऑडिशन लेना होता है वो
हमें मैसेज कर देता है, शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशंस ही मांगते हैं, पीपल आर प्रेफरिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब जिसमें 2 ड्रॉबैक्स हैं। एक तो जो नए लोग जो यहाँ आए थे, जो आना चाह रहे थे, जो काम करना चाह रहे थे, उन्हें काम नहीं मिल रहा है और वो काम ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब एक कास्टिंग, अब काम एक्सप्लोर कैसे करता है आदमी, सोशलाइज करके। जब तक आप जाओगे नहीं बाहर, कास्टिंग डायरेक्टर आपसे नहीं मिलेगा, आप कास्टिंग डायरेक्टर से नहीं मिलोगे, तो आपका कांटेक्ट नहीं बनेगा। जब तक आप उसको, इंसान को पता नहीं चलेगा कि इस टाइप का कोई आदमी एग्जिस्ट करता है, आप उसको पुश करना या उसको प्रमोट करना वो सब तो छोड़ ही दो, टैलेंट के बेसिस पर भी आप उसको नहीं ले पाओगे। बिल्कुल। तो अब क्योंकि जिन लोगों को पहले से जानते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स, वो उनके 20 लोगों के लॉट भेजते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, उनमें से कहते हैं भाई हमें ये 10 पसंद है, इनके ऑडिशन मंगाओ, उसमें फट सब शॉर्टलिस्ट होता है, शॉर्टलिस्ट होता है, अब सब हो जाता है, मतलब तरीके से ऑडिशन भी नहीं होता। हाँ, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर नया कोई इंसान उठ के आ रहा है तो आई थिंक उसके लिए बेस्ट होगा कि वो किसी एजेंसी के थ्रू ही आए, जो उसको सही से, जिसके कॉन्टैक्ट्स हो, जिसे लोग जानते हो। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, कि जो नए लड़के इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आपकी क्या सजेशन है उनके लिए? क्या चीज जरूरी है? क्या लुक्स, एक्टिंग, क्या चीज ज्यादा जरूरी है? प्योर टैलेंट। प्योर टैलेंट। प्योर टैलेंट, लुक्स मैटर नहीं करते हैं। आप प्योर टैलेंट पे आओगे, आपने पैर जमा लिए, आपके पंजे निकालने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल, अब टैलेंट बोलता है। प्योर टैलेंट पे आओ। मैं तो यही कहूंगा, अगर आपके पास वो टैलेंट नहीं है तो आप आओ ही मत। और भाई बहुत बहुत और बहुत स्ट्रगल है। इंडस्ट्री का बैकग्राउंड होना जरूरी है? इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल सिर्फ टैलेंट। बिल्कुल भी नहीं। आप आज देखो, विक्की कौशल का कोई एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं है, बट उसके पापा हैं इंडस्ट्री में, लेकिन कोई उसका एक्टिंग में नहीं है। उसने कहां से कैसे शुरू किया और कितनी मेहनत करके कैटरीना को पाया। हाँ, कैटरीना को तो पाया। कैटरीना, मुझे मतलब कैटरीना की खुश नसीबी है कि वो उसको मिला, ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, मुझे लगता है। बिल्कुल। और आप उसको मसान में देख लीजिए, फिर आप बिल्कुल यूरी में देख लीजिए, तो आपको एक आपको देखने को मिलेगा भाई कि वो मेहनत है। बिल्कुल, पॉइंट। तो प्योर टैलेंट की बात है यहाँ पर। अब चीजें प्योर टैलेंट की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। ऑडियंस समझदार हो गई है कि विदिन 5 to 10 years ये वाली बात है ना, यूपी बिहार के गांवों तक भी पहुंच जाएगी कि मतलब ये अच्छा है और ये बुरा। जैसे वहां अभी भी क्या है कि भेड़चाल में लोग चल रहे हैं, अंधा देख रहे हैं, जो दिख जा रहा है वो देख रहे हैं, लेकिन वहां तक भी ये बात समझदार होते जाने लगे और चीजें एकदम बदल जाएंगी। मतलब लोग सिर्फ खूबसूरत दिखना या सिर्फ लंबा होना, ये एकदम पैटर्न ये चेंज हो जाएगा एकदम। और भाई अभी क्या ये भी चल रहा है ना आजकल, आप भी जानते हो, रील्स का जमाना, इन्फ्लुएंसर, टिकटॉक, इन्फ्लुएंसर का जमाना। मतलब लोग ना आधे से ज्यादा उनको लगता है कि इसी में घुस जाते हैं यार, क्योंकि ये पैसा भी मिल रहा है, कमा रहे हैं। देखो, जो ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें घुस जाते हैं, मतलब वो पहले से इस फील्ड में कुछ कर रहे थे और अब वो फिगर आउट कर रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी फिगर आउट ही कर रहे हैं। उनका स्ट्रगलिंग पीरियड है, दे आर फिगरिंग इट आउट कि क्या कर लें, तो वो इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। देखो, रील्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए, जो जिनके पास इतनी सहूलियत नहीं है कि वो उठ के बॉम्बे में आके बिल्कुल दूर बैठे हैं, यहाँ आके स्ट्रगल करें जी। मतलब सिर्फ पैसा ही उसकी एक वजह नहीं होती है, बहुत सारी अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ और हमारे लिए टफ होता है इस इंडस्ट्री में आना बचपन में। अब तो खैर, अब तो मेरी मर्जी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पूरी मेरी मर्जी, अपने होशो आवाज में, मुझे कोई मेरे पर किसी की कमांड नहीं, कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन उस टफ होता है और लड़कियों के लिए और भी टफ होता है, बट लेकिन एक बार वो अपने आप को अगर घर बैठे उन्हें प्रूफ करने का मौका मिल रहा है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ और इसमें भी मैं अपना ब्रेड एंड बटर चला सकती हूँ और एक इज्जत पा सकती हूँ। आफ्टर ऑल हम क्या, एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए होता है? पैसा, इज्जत, पैसा। तो भाई अभी उस दिन एयरपोर्ट से आ रहा था, एक रिक्शे वाले अंकल के साथ आ रहा था, उनसे ऐसी बात हो रही थी मेरी, उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, बोले एक बात बताइए, बोले आज मैं 60 साल का हो गया हूँ, बोले मैंने एक चीज तो रियलाइज कर ली मेरी जिंदगी में कि पैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर पैसा कुछ होता ना तो आज धीरू भाई अंबानी भी जिंदा होता। बिल्कुल, अगर पैसे से आप जान बचा सकते हैं, जिंदगी खरीद सकते हैं आप पैसा तो कुछ है ही नहीं भाई, पैसा सबसे बड़ी मोह माया है। पर इज्जत और आप जो अपना मतलब जब आप निकलो तो आप यार
अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरे 50 साल तक अच्छा काम नहीं करूं और 50 साल की उम्र में जब मैं रोड पे निकलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की नजर में जो मेरे लिए इज्जत होगी ना वही मुझे जिंदा रखेगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल पॉइंट भाई। बट भाई आप कुछ होगा ही नहीं दुनिया में। अभी का आप भी देखते हो एक्टर और इन्फ्लुएंसर सब कास्टिंग वाले या एड्स वाले या टीवी वाले या मूवीज वाले जो नए नए बना रहे हैं, सबको सिर्फ इन्फ्लुएंसर चाहिए। Followers इन्फ्लुएंसर भी नहीं, पूछते हैं। फॉलोअर्स मांगते हैं। कितने फॉलोअर? भाई कितने फॉलोअर्स है, रीच कितनी है, ये टाइम चल रहा है। मानो अगर मैं हूँ भाई, मेरे 50,000 भी 10,000 है मानो, और कोई इन्फ्लुएंसर है मेरे से, एक्टर अच्छा नहीं है, बस फॉलोअर अच्छे हैं, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हमें नहीं देंगे। ये टाइम चल रहा है आज के टाइम पे। आप क्या कहना चाहोगे इसको? यार देखो, मैं जिस तरीके से देखता हूँ मेरे हिसाब से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों ही का। दोनों एक भले ही सेम मीडिया फील्ड से अपनी अपनी जगह अलग अलग फील्ड्स हैं दोनों, कि आप ये एक इन्फ्लुएंसर भी एक फील्ड है और एक ये भी फील्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि गौतम भाई, नंबर गेम का तो देखो चल ही रहा है मामला। हाँ भाई, ठीक ये है, बहुत नंबर गेम की तो बात है ही। और दूसरी बात ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर एक्टर की जरूरत है ना वहां एक्टर ही लेना पड़ेगा। वहां आप वो कर ही नहीं सकते हो। अगर अनुराग कश्यप एक फिल्म बना रहा होगा और जिसमें नवाजुद्दीन के साथ एक सीन है तो उसको एक एक्टर ही लेना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर के चाहे 5 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर हो, अगर वो एक्टिंग नहीं कर पा रहा है तो उसको आप कितना ही मतलब वो वहां पर लेना ही नहीं चाहेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां पर उनसे काम चल रहा है वहां पर जरूरत, वहां मैं उस जगह काम ही नहीं करना चाहता हूँ जहां इस टाइप का कोई काम हो जहां बिना एक्टिंग के ही काम चल जाए। सही बात है। मैं तो वही काम करना चाहता हूँ जहां मैं भी कुछ काम करूं यार, उस बात के मैं पैसे लूं। आप समझ रहे हो? मैंने क्योंकि मैंने ये चुना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्फ्लुएंसर कोई काम नहीं करते हैं। भाई मेरे से हो ही नहीं सकता। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत ही कायदे के लोग हैं इन्फ्लुएंसर, बहुत ही मेहनत वाले लोग हैं, रोज सुबह उठते हैं, अपना रोज सुबह मेहनत करते हैं। मेरे से तो हो ही नहीं सकता ये। मतलब मैं तो उठता ही बेड से 3 घंटे बाद जब उठ जाता हूँ मैं तो उठ के तैयार होके और वीडियो के तबीयत से कुछ सोच के रोज बैठ के कर ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता वो सब चीज, हो ही नहीं सकता मेरे से। तो ये एक अलग ही मुझे ये पसंद है कि एक राइटर स्टोरी लिखकर लाएगा, मुझे एक किरदार सुनाएगा और मैं अब उसे कैसे प्ले कर दूंगा, ये मेरा जॉब है। मतलब टाइम तो चल रहा है ना, ये मानते हो आप? और ये कब तक चलेगा ये भी? यार ये तो हमेशा चलेगा ना, ये क्यों नहीं चले? आज इंस्टाग्राम है तो कल दूसरा है। यही जमाना है, यही जमाना है। पीपल आर हेडिंग टुवर्ड्स। और आने वाले टाइम में आप आज से अब देखो, अब ये तो हो गया, अब ये तो इसके अब इन चीजों के बारे में आज जो लोग दिग्गज बने बैठे हुए हैं वो इसलिए वो प्योर टैलेंट के बेसिस पर मैं बोलूंगा इन्फ्लुएंसर फील्ड में, एक्टिंग फील्ड को होगा आज 200 साल, ठीक है। इस चीज को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये 10-15 साल ही हुआ, ठीक है, इंडिया में आए हुए। तो आप जो दिग्गज बने बैठे हुए हैं उनको कुछ मौके का फायदा भी था, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है आने वाले 10 साल में जो इन्फ्लुएंसर भी आएंगे ना भाई, वो कड़क आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि वहां भी टैलेंट की बात होगी। तो वो आप उसको किसी तरीके से वो चीज, वो आप रील को क्यों, आप उसको क्यों दोष दे रहे हो? उसको आप, वो एक प्लेटफॉर्म, वो तो एक प्लेटफॉर्म है भाई, प्लेटफॉर्म के तो हाथ जोड़ने चाहिए आपको। सीधा सवाल पूछते हैं, वर्जिनिटी कब लूज की थी? वर्जिन तो मैं हूं अभी तक। ओह माय गॉड। लूज इसमें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि झूठ बोला जा रहा है? वो तो साफ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वर्जिन देखो, मैंने नहीं लूज करी, मैं अभी तक वर्जिन हूँ। कभी मौका नहीं मिला यार, तुम लोग कुछ जुगाड़ करवाओ तो। नहीं यार, ऐसे तो नहीं होगा। आलम भाई क्या बात कर रहे हो? नहीं भाई, कांड तो किए होंगे यार इतने। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि कांड बताओ अपना। कांड क्या यार, पार्टी एक बार पार्टी एक लड़की बहुत अच्छी लगी, उसने बहुत देर तक डांस किया मेरे साथ, और फिर वही डांस करने के बाद ही मेरा स्मूच हुआ उसके साथ, वही फ्लोर पे ही। She went home, I went home. And then? Nothing. वो अपने उसके बाद अपने घर ना वो बातें, अपने घर में अपने घर, कोई बात नहीं। हाँ मतलब बढ़िया अच्छी लड़की थी वो। हीट ऑफ द मोमेंट था वो। हाँ हीट ऑफ द मोमेंट था भाई। तो ऐसे हीट ऑफ द मोमेंट कितनी बार आए लाइफ में? कितने बार हुए? ऐसा तो काफी आते रहते हैं, ऐसा तो काफी बार हुआ है। तो आलम भाई ये बताओ, कोई फनी मोमेंट बताओ यार। ऑडिशन इतने दिए, हमने भी इतने दिए, आपने भी दिए, कुछ
कहानी बताओ। ऑडिशन के तो भाई बहुत बहुत फनी मोमेंट है यार, कैसे हम क्योंकि लिए ऑडिशन में अभी मैंने बताया 200-300 लोग हुआ करते थे भाई। बहुत मतलब जब कास्टिंग डायरेक्टर्स भी नहीं जानते थे तो कैसे कैसे चीटिंग करके नंबर तोड़ के बोले मैं तो पहले आया था, बोले पहले 1 घंटे पहले कौन आया था सर, अभी आया 2 मिनट पहले सर, हाँ आए देखो बोले आओ अंदर आओ, लाइन में भी एक्टिंग स्टार्ट। हाँ वहां भी, और आज बजा ये तो अभी आया था, ये तो अभी आया था, और अंदर चले। फिर कुछ टाइम बाद क्योंकि ले अब जैसे उन 300 लोगों में 30 ही होते थे जो अच्छा ऑडिशन करते थे, देखा जाए तो जो सच है वो तो सच है ना, बाकी मेहनत तो कर रहे हैं उसमें कोई बात वो नहीं है कि वो भी पॉलिश होंगे, वो भी कम। मैंने मेरी आंखों के सामने देखा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोगों ने ऑडिशन किया और टट्टी किया, और मैंने 1 साल बाद सेम बंदे के साथ वो उसी ऑडिशन में, और वो करने गया और उसने बहुत अच्छा किया, और मुझे दिख रहा है कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है, कि वो सीख गया है अब कैसा करता है। तो मतलब आप कैसे भी हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार स्टार्ट करोगे ना, बस स्टार्ट करने की देरी है और आप सीख जाते हो कि कैसे क्या करना है। पर हमारी इंडस्ट्री के कास्टिंग वाले भी तो ना जालिम होते हैं पूरे। मानते ही सबसे जालिम कौन है पता है? मैंने मेरी जिंदगी का सबसे टफ ऑडिशन कहा दिया बता, वो साला क्राइम पेट्रोल के लिए। अरे वो क्या ऑडिशन लेते हैं यार वो लोग, मतलब मेरे को अभी भी याद है कि पहली बार अगर किसी ऑडिशन से मुझे बाहर निकाल के ये बोला था कि आप एक बार फिर से अच्छे से याद करके आइए स्क्रिप्ट, क्योंकि मेरा कैसा था कि मुझे ऐसा था कि स्क्रिप्ट, और वो ये चाह रहे थे कि वो स्क्रिप्ट वर्ड टू वर्ड हो, ओके, और मैं थोड़ा सा जैसे इम्प्रोवाइज करते मैं थोड़ा सा कर देता था, मतलब जहाँ मुझे फ्लो आ रहा है ना मैं उस टाइप का ही रहा हूँ पहले से। तो खैर मतलब वो तो, बट मैंने क्रैक किया था वो ऑडिशन मैंने 2-3 ऑडिशन मैंने बहुत ही टफ क्रैक किए हैं। मतलब अभी मेरा मैंने ऐड किया था ट्विटर का, जिसमें जब मैं यहाँ स्ट्रगल करने आया था ना, तब जिनकी ऑडिशंस में वॉक इन एंट्री हुआ करती थी, उन 300 लोगों में वो आदमी चलते हुए जाता था और उसे कोई कुछ नहीं बोलता था, और ना उसे कास्टिंग डायरेक्टर कुछ बोलता था, ओह यू हैव अराइव्ड, कम विल टेक योर ऑडिशन नेक्स्ट, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। तो वो जो लोग थे उनके साथ कॉम्पिटिट करके और मैंने वो ऐड करी थी, जिनको मैंने ऐसे देखा, ऐसे 300-400। वो ऐड डायरेक्ट करी थी राम माधवानी ने, अच्छा, ओके, जिनका बचपन से मैं नाम सुनते आया था कि ये सबसे बड़ा ऐड फिल्म मेकर है इंडस्ट्री का। और आजकल और राम माधवानी ने खुश होके 50,000 रुपीज दिए थे मुझे अलग से, ओके, ये आलम तुम्हारे लिए है फॉर योर हार्ड वर्क। क्या बात, पहली बार ऐसा कुछ हुआ था मेरे लाइफ में। इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी चीज बहुत सुनने को मिलती है, कितनी % रियल है, और कभी इस जाल में फंसे हो? कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना है, सिर्फ ना कभी देखा है, ना कभी इसका शिकार हुआ हूँ, कभी नहीं देखा है, सुना है, सिर्फ सुना है, वो भी जैसे आपने पूछा ना इसी तरीके से सुना। ये सब पूछते हैं, मैंने कहा इनको दिखाओ तो सही ये चलना किधर है, ये चलना किधर है भाई। बचपन में पॉन वॉन में ही देखा है बस, ये सब और कहीं नहीं देखा भाई। छोटे थे 10वीं-8वीं में तो उसमें देख लिया करते थे, और कहीं नहीं देखा भाई, कहीं सिर्फ यही सुनने को मिला, अच्छा ये जो चल रहा है। मैंने कहा भाई कहाँ चल रहा है, मैं तो नहीं दिखा। हाँ क्योंकि अच्छा इसकी एक ये वजह भी हो सकती है, क्योंकि भाई बचपन में काम करना शुरू कर दिया तो सब बच्चे की नजर से ही जानते हैं, अरे आलम बेटा अरे आओ तुम आओ, सब वैसे ही जानते हैं। और सब वही पता है यार, लोग कहते हैं इंडस्ट्री बहुत छोटी सी इंडस्ट्री, चंद लोग हैं इंडस्ट्री, चंद लोग, अगर आप देखो ना, और आप सबको जानते हो, सबको जानते हैं, और वो आपको जानते हैं, तो मतलब छोटी सी बिल्कुल। बट आगे का क्या प्लान है, आगे क्या चल रहा है भाई? आगे का ऐसा प्लान है भाई कि बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से, अब वो जो 10 साल पुराना फोकस था वो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग मिस कर रहा है, और बहुत ही तबीयत से और मेहनत से काम करने का, ईमानदारी से काम करने का मन कर रहा है। तो बस यही है भाई। तो अभी क्या आगे मतलब वो जो एक फेज था जिसमें टीनेज होता है, बहकते हैं और मजा आता है, और वो थोड़ी सी प्राउड फीलिंग भी आती कि है तो वो सब से ऊपर एक दुनिया आ गई है जो कि शायद कहीं बचपन में थी, कि सिर्फ मेहनत करनी है, काम करना है, काम करवा लो यार, कोई काम करवा लो यार, मतलब बैठा लो मत, शूट पर भी जाऊं तो बैठूं नहीं, करते रहूं, कुछ ना कुछ करते रहूं। नवाज भाई के साथ फिल्म कर रहा था, नवाज। अच्छा, कौन फिल्म आ रही है आपकी नवाज भाई की? एक हड्डी नाम की फिल्म अभी आने वाली है हम लोगों की। ओके। तो
ऐसी अनुराग कश्यप भी है उसमें। तो सर बैठे हुए थे उस पे, तो सर ने ऐसे ही बोला कि मतलब कुछ ऐसी एक्टिंग की भूख की बात हुई। तो नवाज भाई मतलब इतने बड़े स्टार होने के बावजूद एकदम से पलटे और उन्होंने ऐसे अपने दिल पर, सर मेरे अंदर बहुत भूख है एक्टिंग की, आज भूख होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उनका ना पैर टूट गया था, एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा था। अच्छा। वो टूटा हुआ पैर उनका सूजता ही जा रहा था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बड़े स्टार्स को चोट लग गई तो शूट रुक गया 3 दिन, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। उस आदमी का पैर सूजते जा रहा था शाम तक, और इतनी एनर्जी से वो काम कर रहा था। मुझे डेडिकेशन जिसकी उसे जरूरत ही नहीं है। अब आज की तारीख में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किसी को भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल, कि वो क्या है और उसको क्या आता है और वो क्या कर सकता है, पर फिर भी वो कर रहा है। वो डेडिकेशन है अब भी। फिर भी वो डेडिकेशन है। अरे भाई लोग मतलब अभी आमिर खान 2 BHK में शिफ्ट हो गया, भाई की क्रिएटिविटी जिंदा रहे अंदर अपने की एकदम। वो पीपल आर गोइंग बैक, और लोग यही तो, और यही होगा। और आने वाले टाइम में लोगों को ये बात पहले से ही पता होगी कि ये वाला है ना, ये सब मोह माया है। आपको वही जो आपने 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक जो आपने मेहनत और जी है लाइफ, और जो ईमानदारी आपने रखी है, आपको वही रखनी है, वही ताउम्र कंटिन्यू करनी है आपको। वही है, उसी में ही किक है भाई। आलम भाई, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए इजी है कांटेक्ट बनाना डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से और क्रिएटिव वालों से कंपेयर टू बॉयज? यार बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बात को डिनाई करना चाहूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़का हो या लड़की, आपको उस टाइप का होना पड़ेगा। मतलब ये तो इंसान आप कैसे हो, एक तो सबसे पहली बात तो आपको अच्छा इंसान होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक्टर अगर ठीक ठाक एक्टर है तो चल जाता है, ठीक ठाक एक्टर और अच्छा इंसान चल जाता है। बहुत अच्छा एक्टर बुरा इंसान ये नहीं चलता है, ये इसको भी लोग नहीं लगे। किसी को नहीं पसंद है किसी ऐसे के साथ काम करना जो आपके साथ बदतमीजी करे या जो अपने फोर्स करे किसी भी चीज को मतलब वो आपके साथ एडजस्ट करने। जैसे बहुत सारे एक्टर्स को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि मैं एक ही टेक दूंगा। यार मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है जिसके लिए उन्हें समझना चाहिए कि जिस उतना ही जरूरी है वो भी, कि अगर मुझे एक एक्टर को कैमरा का भी सेंस होना बहुत ज़रूरी है, कैमरा की नॉलेज होना, सो दैट ही नोज दैट हाउ, किस तरीके से वो करेगा तो वो चीज़ उतनी अच्छी लगेगी, या वो उस तरीके से। तो ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉन्टैक्ट्स, आपको अपना काम अच्छा रखेंगे तो आपका सामने से ही कॉन्टैक्ट बन जाएगा। भी आपको कॉन्टैक्ट, आपको एटलीस्ट, आप देखिए काम मांगने में किसी से कोई बुराई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपका काम मांगने का एक सही तरीका होना चाहिए। अगर आप आज मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं अनुराग कश्यप के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं अनुराग सर को ये बोलूँ सर मुझे आप अपनी अगली फिल्म में ले लो, इट इज रॉन्ग, यू कांट से दैट। सर आपकी अगली फिल्म में कोई कैरेक्टर होगा तो मैं आपको आऊंगा मिलने, प्लीज ऑडिशन मी फॉर दैट, इफ आई एम गुड यू टेक मी इन दैट। बिल्कुल, ये तरीका आपका राइट तरीका सही है। तो मेरा, अगर मैं कुछ वैसे तो मतलब कोई फिलॉसफी किसी चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, कोई सजेशन मैं खुद अभी तक कुछ नहीं हूँ जो मैं किसी को कोई एडवाइस दूँ। अगर मैं एक एडवाइस दूंगा तो मैं ये एक एडवाइस दूंगा कि भाई काम हमेशा खुददारी से लो, ताकि जब आप अपने काम में अपनी वर्क प्लेस पे जाओ तो आपके दिल में आपके खुद के लिए एक इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप अपने बलबूते पर यहाँ आए हो, तभी आप अच्छा काम कर पाओगे। तो आलम भाई अब स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर। ओके, जल्दी जवाब देना है। थोड़ा सा एक बार, वैसे तो पता है रैपिड फायर क्या होता है, बट एक बार फिर भी बता दीजिए कि रैपिड फायर क्या। वो तो बताएंगे नहीं, वो तो करवाएंगे। आपको ना इसमें फटाफट आंसर देने हैं और आई नो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देने, और आपको एक मिलेगा गिफ्ट हैम्पर नित्यानंद फार्म्स की तरफ से। अगर आपने सही से मिलेगा ना, मतलब फटाफट मिलेगा हैम्पर तो है ना, बिना हैम्पर के मैं नहीं करता भाई। नहीं मिलेगा भाई, पर जवाब सही देने हैं, ठीक है? रेडी हो? What is your darkest secret? डार्केस्ट सीक्रेट? हाँ। मैंने मेरे क्लास में एक बार मूत दिया था मेरी पैंट में। बचपन छोटा था, फर्स्ट सेकंड क्लास में, क्योंकि टीचर ने बोला तू नहीं जा सकता वॉशरूम, मूत दिया भाई उधर, क्या करेगा? सही बात है। भाई आपके लिए कौन है मोस्ट इंस्पिरेशन पर्सन?
मेरे वालिद, मेरे फादर और मेरी अम्मी। अच्छा आलम भाई, एक चीज दिल से बताना, सच सच बताना, रील्स बनाना दिल से स्टार्ट किया आपने या फिर मजबूरी में बनानी पड़ रही क्योंकि लोगों को वही देखना अच्छा लगता है? यार मैं जेन्युइनली बताऊं कि मैंने एक पॉइंट पे अपने आप को फोर्स भी किया था सोशल मीडिया, क्योंकि आप क्या होता है ना, अब आप 2-3 महीने जब मैं 3-4 महीने काम नहीं कर रहा होता हूँ ना, तो मेरा कोई इंडस्ट्री का दोस्त नहीं है। मैं बहुत ही आम तरीके के मेरे दोस्त हैं, बॉम्बे के लोकल लड़के, बिल्डिंग फ्रेंड्स मेरे, जो हम लोग बैठ के बिल्डिंग में कैरम खेलते हैं रात को, जिनका ये है कि इनका 9 to 5 है, रात को आते हैं, थोड़ी बहुत बकचोदी करते हैं, अपना खाना, सैटरडे को हम लोग खाना खाने जाते हैं, वापस आ जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल है। तो उनका मुझे बार बार कहना कि यार नहीं तू, लाइक यू शुड, लाइक व्हाई डोंट यू व्हेन एवरीवन इज, व्हाई डोंट यू? देन आई डिड दैट, आई स्टार्टेड डूइंग इट, देन आई रियलाइज्ड दिस इज नॉट मी, आई डोंट वांट टू डू दिस। अगर मैं यही करना चाहता था तो मैं फिर यही करता ना, और मैं बहुत बढ़िया करता। मुझे मालूम है कि मैं वो करूंगा तो मैं बहुत बढ़िया करूंगा, अगर मैं तो उस पर वो करूंगा ना, बट मेहनत करने के लिए भी ना आपको मोटिवेशन होनी चाहिए। अब वो जमाना नहीं है कि नहीं तू इंजीनियर बनेगा, यार ये भी तो वैसे ही हो गया ना, तोमत थोपना कि तू इन्फ्लुएंसर बन जा तब तेरे पास पैसा है। नहीं भाई, मैं एक्टिंग करके कमाएगा, मेरे पास 4 साल में नहीं आएगा, मेरे पास 40 साल में आएगा ना, आएगा। बट जब वो आएगा तब वो आएगा। अच्छा, तो नॉन वेज और सेक्स? चूज वन थिंग। नॉन वेज और सेक्स। सेक्स आफ्टर नॉन वेज। पहले कौन सा? मैं तो वर्जिन हूँ ना, नॉन वेज। मैं तो वर्जिन हूँ भाई, अपने को सेक्स वेक्स पता ही नहीं क्या होता है, अपने नॉन वेज बढ़िया। नॉन वेज सेक्स निकल ही जाता है। वैसे एक पहले सेक्स एंड देन नॉन वेज, मतलब टाइम में वो चाहिए ना, पावर। देखो अगर वैसे लॉजिकली देखा जाए तो पहले सेक्स और बाद में नॉन, बिकॉज नॉन वेज के बाद तो कैलोरीज बर्न होंगी। ब्रश रही। अच्छा, रील्स में ग्रोथ है, रियल टैलेंट में? रियल टैलेंट में ग्रोथ है। अगर आप कुंदन चाहते हैं ना, जी, ठोस लोहा, और ना कि ये खाली पाइप होना, तो आप खाली पाइप होना, ठीक है? तो मतलब इक्वल्स टू दैट ओनली। तो आप रील्स में भी मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसा चीज उठाइए जो अलग हटके है, और मेहनत करके उसको लोगों को लाइक करना पसंद करवाइए। आप समझ रहे हैं मेरी? आपको कहने का मतलब है रील्स में भी रियल टैलेंट दिख सकता है। रील्स में भी आप रियल टैलेंट दिखा सकते हैं, बिल्कुल। आप कुछ अलग हटके लेकर आइए और आप मेहनत से करिए उस चीज को। और भाई अगर मैं यहाँ मूत भी दूं ना ईमानदारी से खड़े होके, तो वो भी पसंद आ जाएगा आपको। ईमानदारी होनी चाहिए उसमें। आप बोलोगे क्या मूता है, क्या मूता है, और क्या मार खा लूं तो बोलोगे क्या मार खाई है इसने। मतलब एक बात में, एक फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, जो भी करो अगर एक कई बार देखो, मैं वल्गर या मैं डर्टी नहीं हो रहा हूँ सिर्फ ऐसे सुसु का बोल के। आपने कई बार फिल्म्स देखी होंगी जिसमें वो ओपनिंग शॉट लगाते हैं कि एक आदमी आया, उसने सुसु करी चला गया, या एक आदमी आया, उसने गुटखा खोली, उसने थूका और वो चला गया। कुछ इस टाइप के कुछ कॉमेडी फिल्म में ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं। तो भाई वो भी एक कला होती है भाई, कि आप कैसे कर गए उस चीज को। तो वो उसके अंदर उतनी ईमानदारी होनी चाहिए। अगर उतनी ईमानदारी बिल्कुल। अब जैसे मैं जो एक्टिंग करता हूँ ना, आपको बताऊं, मैं नॉर्मली लोग नॉर्मल होते हैं, मैं एक नॉच ऊपर हूँ, सिर्फ एक नॉच, गुड 1 नॉच ऊपर। ओवर एक्टिंग नहीं बोल सकते आप, गुड 1 नॉच ऊपर। लेकिन मैं वो बहुत ईमानदारी से करता हूँ, इसलिए वो एक्टिंग नहीं लगती है, वो ओरिजिनल आलम लगता है और वो लवेबल लगता है। मतलब ये मैंने रियलाइज किया है, जितना भी थोड़ा बहुत मैंने मेरा देखा है काम, तो वो हाँ। और मुझे मेरा काम ये मुझे बताना था, मुझे मेरा महाभारत मैंने अभी देखा है साल भर पहले, एक दो एपिसोड उसके देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे मेरा काम। पॉन देखते हो? हाँ, पॉन लास्ट ईयर देखी थी। किसके साथ? अरे किसके साथ क्यों देखूंगा यार, पॉन तो अकेले देख, किसके साथ हो तो पॉन क्यों देखूंगा। वैसे मैं वर्जिन हूँ तो पॉन देखनी पड़ती है। आलम भाई, आपका सबसे बड़ा डर, बिगेस्ट फियर? मेरे पापा मुझे सिगरेट पीते हुए ना देख लें। तो सुन लिया। पापा को पता नहीं। अरे भाई, कोटा फैक्ट्री सीजन 1 में सीन है जिसमें मैं सिगरेट पी रहा हूँ। हाँ। और सिर्फ सिगरेट नहीं पी रहा हूँ भाई, तेरा भाई छल्ले निकाल रहा हूँ मुंह से, छल्ले बैठ के निकाल। तू
मेरा छोटा भाई बता रहा था कि मैं और अब्बा आलम भाई मैं और अब्बा बैठ के देख रहे थे तुम्हारा शो और तुम सिगरेट पी रहे थे और बोले तुम्हें बोलना चाहिए था ना, शूटिंग के लिए पी रहा था, आलम कैरेक्टर की डिमांड थी। अरे बोले मैं बोलता तो सही लेकिन तुम तो चलने निकाल रहे थे। बोले ये तो चलने निकाल रहा है, ये तो सिगरेट पीता। मतलब ही नोज दैट आई स्मोक बट आई डोंट नो, उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया मेरे सामने। और मेरे डैड और मेरा ऐसा रिलेशन रहा है पहले से ही कि कभी ना उन्होंने मुझे डांटा है, तो आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ हिम। आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट। आपको एक चांस मिले, कियारा और अदिति, हाँ, ये आप भी बनाया ना, गौतम क्वेश्चन इम्प्रोवाइजेशन देखो। कियारा और अदिति, ठीक है, 2 ऑप्शन है आपके पास, सीन मिला है कि भाई सीन क्या है, रोमांटिक बीवी का या गर्लफ्रेंड का? मेरे को तो ये भी पता है अदिति राव एग्री मेरी बीवी है और कियारा एडवाणी मेरी गर्लफ्रेंड है। दोनों है, डायरेक्टर ने बोला दोनों के साथ तुम्हारा सीन है इंटीमेट रोमांटिक सीन फुल। इंटीमेट सीन नहीं करता हूँ मैं ऑन स्क्रीन, सॉरी। अरे चांस है यार, ठीक है, ऐसा इमेजिनरी सही है। इमेजिनरी सीन है, तो क्या फील आएगा, क्या क्या करोगे उनके साथ? डायरेक्टर बोला खुला सांड बनू तो खुला सांड बन जा, इतनी खूबसूरत लड़कियां कैसे सांड वांड बन जाएगा कोई भाई? तो गाय क्या- एकदम पपी। क्या हेलो करोगे? कैसे हैं आप, एकदम प्यार से। यही सब होने वाला, हाय हेलो। नहीं मतलब ये क्या intimate scene है। इंटीमेट सीन है, तो भाई इंटीमेट सीन में अगर कभी ऐसे मौका मिलता है, मौका तो चाहिए ही नहीं इंटीमेट सीन करने का, पर अगर करना पड़ता है जैसे कि आप बोल रहे हो अपनी इमेजिनरी दुनिया में, बिल्कुल, तो भाई फिर झंडे गाड़ देंगे यार, और क्या, फिर तो जैसे किया जाता है वैसे ही करेंगे। नाम रोशन करके आएंगे। अपन को भी सब आता है भाई। चाहे वर्जिन हो। वर्जिन है पर जंक नहीं लगा हुआ है। लेट्स नॉट गेट देयर। ऐसी 3 चीज जो आप फीमेल में नोटिस करते हैं सबसे पहले देखने के बाद। सबसे पहले आंखें, नोज पियर्सिंग, ओके, और या और मुझे ये थोड़ा सा ये क्या? दाढ़ी तो आती भी। अरे मेरी दाढ़ी है ना भाई, लड़की को दाढ़ी वैसे मेरी जो वीकनेस है वो नोज पियर्सिंग है। मुझे जिन लड़कियों की नाक छिदी हुई होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। कितनी लड़कियों की नाकें छिदेंगी अब? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होना। अरे मेरे को लग रहा है मैं ही कल नाक वाक छिदा के घूम रहा हूँ। अरे कमेंट बॉक्स में अगर वो भी ऑप्शन आ जाए ना फोटो डालने वाला, वो आएगा सेल्फी के साथ। हाँ, तो अगर कोई लड़की स्पेशली मेरे लिए नोज पियर्सिंग करा ले, रहने दो, ये बात ही नहीं कर। आपका कोई यूजलेस टैलेंट, मतलब टैलेंट लगता है आपको है पर वो किसी काम का नहीं है? मैं वो ब्रश को उंगली पे घुमा लेता हूँ, टूथब्रश को। हाँ है तो लाओ, मैं घुमा के दिखाता हूँ तुम लोग को। पेन भी घूम जाएगा फिर? पेन नहीं घूमता है, सिर्फ टूथब्रश। ये अच्छा टैलेंट, ये मेरा यूजलेस टैलेंट है। सही बात है। नो यूज, बेंच उसको उंगली पे घुमा के क्या ही मिलेगा। सही बात है। तो आलम भाई बड़ा मजा आया आपके साथ खेल के, तो आपको मिलता है हैम्पर, ले आ भाई। काफी अच्छे जवाब दिए आपने। नित्यानंद फार्म की तरफ से आपको थैंक यू। वैसे मजा आया ना? बहुत सही है भाई। पता है क्या, जब ये कैंपर की बहुत एक्साइटमेंट थी, जो मम्मी बहुत खुश हो जाती है, बोली अरे वाह कुछ लेकर आए हो तुम। नहीं आलम भाई, सीरियसली इस वाले एपिसोड में हमने सुना है, वरना इससे पहले जितने एपिसोड हमने करे हैं ना, हमने खूब बोला, खूब टांग खींची, पर आपकी स्टोरी जो हम मतलब सुनते रहे और सुनने का मन हमने इतनी बातें पूछी नहीं है जितने हम पहले पूछते थे। हमने सुना है सिर्फ, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग नहीं यार, बहुत ही मतलब आप लोग अक्सर क्या होता है इंटरव्यूज में, इंटरव्यूअर्स मौका ही नहीं देते हैं आप लोग बोलने का, वो सवाल बट यू गाइज आर वेरी गुड। एंड इनफैक्ट गौतम तो हमारे पुराने दोस्त हैं, तो वो एक ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ इस टाइप का चल रहा था। और बढ़िया है आप लोगों का ये। गाइस कीप वॉचिंग पॉडकास्ट अड्डा विद पुलकित एंड गौतम। तो गाइस क्रेजी शो गाइस। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो पॉडकास्ट अड्डा को विद गौतम नैन एंड पुलकित राघव। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नए सेलिब्रिटी के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड। बाय गाइस, लव यू ऑल।